गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिवीजन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं आपकी मोनेरा की। एक्चुअल में पूरा का पूरा मोनेरा ये वो प्रोकैरियोटिक की एक किंगडम है। प्रोकैरियोट्स को सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है मोनेरा में। सीबी बॉन नील ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दो पार्ट में बांटा था इनको। मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। रिवीजन है ये पूरा मोनेरा का रिवीजन कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा। उसको डेली आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली या 20 लगाते हैं तो 5 डेज में हो जाएगा। ये 25 से 30 के बीच में पूरा रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट को आपका टेस्ट है, आप आराम से दे सकते हैं। ध्यान से इसको सुन लेंगे तो भी मोनेरा कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, ये इजी है। प्रोटिस्टा साथ साथ आप रिवीजन करते रहिएगा। मोनेरा का अगर आप वीडियो नोट्स पढ़ लो और वीडियो सुन लो तो सफिशिएंट होगा। मोनेरा है क्या? इनको ये बोला जाता है कि दीज आर प्रोकैरियोटिक किंगडम। मोनेरा को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक किंगडम। ये प्रोकैरियोटिक किंगडम है पूरा का पूरा मोनेरा। सीबी बॉन नील ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इसको बांटा था। सीबी बॉन नाइल NEIL, सीबी बॉन नाइल ने इसको बांटा था। एक्चुअल में पूरा का पूरा मोनेरा अगर देखा जाए तो मोनेरा को हम लोग 7 क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से हैं? मोस्ट प्रिमिटिव है ये। इस अर्थ पे जब लाइफ बनी थी तो सबसे पहले मोनेरन्स बने थे। जैसे लाइफ की शुरुआत जब सेल पढ़ेंगे आप तो सेल में पढ़ेंगे आप कि इस अर्थ पे सेल बनी कैसे, क्योंकि लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुआ है। इस अर्थ पे सिंगल सेल बने थे। उस सिंगल सेल से बड़े हो गए सेल थियरी में। सेल नाइदर ईच एंड एवरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है। तो मोनेरन्स में भी सबसे पहले जो बने थे इस अर्थ पे वो आर्ची बैक्टीरिया बने थे। कौन कौन से मोनेरन्स का क्लास ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया है, ये सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव क्लास है। ये मोस्ट प्रिमिटिव है। लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं इसको, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं। आर्ची बैक्टीरिया के बाद सेकंड जो है वो है यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया सेकंड जो है वो है यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया से ये थोड़े से डेवलप्ड हैं। आर्ची बैक्टीरिया पूरे के पूरे क्या हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। यू बैक्टीरिया दो तरह के मिलेंगे, ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक भी मिलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक तीनों मिलेंगे। ये खैर इनका डिस्कशन आगे हम लोग एक एक करके करेंगे। थर्ड जो क्लास है उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। यही एक ऐसे मेंबर है जो फोटोसिंथेटिक हैं। बाकी जितने हैं वो हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया है, बाकी जितने इसका क्लास हैं वो हेटेरोट्रॉप्स है। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। चौथा जो मैंने पढ़ाया था वो था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। माइकोप्लाज्मा के बाद मैंने बताया था जो पढ़ाया था वो था रिकेट्सिया। रिकेट्सिया, रिकेट्सिया के बाद पढ़ाया था मैंने रिकेट्सिया के बाद क्लेमाइडी, क्लेमाइडी। और लास्ट जो 7 क्लास है वो है एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स। तो ये पूरे के पूरे 7 क्लासेज हैं मोनेरा के। हम लोग एक एक करके सारे क्लास का डिस्कशन करेंगे या इसको एक एक क्लास का स्टडी करेंगे हम लोग। शुरुआत फिलहाल करते हैं आर्ची बैक्टीरिया से। ये सारा मैंने नोट्स में दे रखा है, आप नोट्स में से नोट भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं उसको। बेटर तो ये रहेगा कि आप उसकी प्रिंट निकलवा लें और एज ए स्टडी मटेरियल यूज करें। बाकी आप खुद स्टडी करें, चूँकि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसको बुक में लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने दिमाग में लिखें। इसको दिमाग में लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बुक में तो कई चीज़ें रहती है। आर्ची बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्ची बैक्टीरिया को या पहले एक आर्ची बैक्टीरिया तो है ही, पहले हम थोड़े से मोनेरन्स के कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या मेन कैरेक्टर है मोनेरन्स के। इसको अभी रुकते हैं, मोनेरन्स के मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ये बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरन्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरन्स। मोनेरन्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है या मोनेरन्स क्या क्या होते हैं। एक तो मोनेरन्स का फर्स्ट कैरेक्टर ये मानते हैं कि जितने भी मोनेरन्स होते हैं वो टोटल के टोटल
आपको प्रोकैरियोटिक मिलेंगे। ऑल मोनेरन्स आर, ये बोलते हैं ऑल मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। क्या होते हैं ये? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक है, दूसरा ये भी है यूनिसेलुलर होते हैं ये। ऑल मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, सॉरी सेल्स, प्रोकैरियोटिक इन नेचर। जब प्रोकैरियोटिक नेचर के ये रहेंगे तो ध्यान रहे इनमें ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट रहेंगे। दो चीज़ रहेगा, 70S राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बोला जाता है कि एक्सेप्ट 70S राइबोसोम, ऐसा ही है, नॉट 5, राइबोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल, ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल, जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो क्या होते हैं इनमें? तो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, RER, गोल्जी बॉडी, SER, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल होते हैं वो सब के सब इसमें एब्सेंट होते हैं। जितने मोनेरन्स होते हैं उनके DNA, ध्यान रखना, DNA डबल हेलिकल और नेक्ड होते हैं। ये बोला जाता है कि DNA ऑफ मोनेरन्स आर, DNA इज, बोलते हैं कि डबल हेलिकल एंड नेक्ड। और कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं। नेक्ड मीन्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। एक्चुअल में होता क्या है ये देखो, हिस्टोन प्रोटीन। DNA जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये +2 में मिलेगा आपको, +1 में भी सेल में मिलेगा। कैसे एक सेल में DNA से क्रोमोसोम बनते हैं वहाँ पे ये मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन होता है। दीज हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। दीज पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन अट्रैक्ट निगेटिवली चार्ज DNA, एज ए रिजल्ट DNA वाइंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसके चारों तरफ से DNA क्या हो जाता है? वाइंड अप कर लेता है इसको, इस तरह से DNA इसको चारों तरफ से वाइंड अप कर लेता है और वाइंड अप करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ही कॉइलिंग होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये बोला जाता है कि जिस सेल में अगर हिस्टोन प्रोटीन है उस सेल में DNA से क्रोमोसोम बनेगा। जिस सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है उसमें DNA से क्रोमोसोम नहीं बनेगा। तो जितने मोनेरन्स होते हैं उनमें DNA तो होता है लेकिन क्रोमोसोम नहीं बनता, क्योंकि उसकी कॉइलिंग नहीं होती है। क्रोमोसोम तब बनेगा जब DNA के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। अगर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो DNA से क्रोमोसोम नहीं बनेगा। इसलिए बोला जाता है कि मोनेरन्स में DNA ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी DNA ही करता है, जबकि हमारे में DNA तो करता तो DNA ही है लेकिन ये एक अनदर फॉर्म में करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो हमारे में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी ऑन करने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स करते हैं, जबकि मोनेरन्स में DNA करता है। तो ये मोनेरन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। DNA जो होता है वो डबल हेलिकल, सर्कुलर और नेक्ड होता है। इसके बाद से ये बोला जाता है कि इनमें जो सेल डिवीज़न होता है वो एमाइटोटिक होता है। जो सेल डिवीज़न होता है वो क्या होता है? सेल डिवाइड बाय एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है ये देखते हैं। एक्चुअल में जब सेल डिवीज़न आप पढ़ोगे साइटोलॉजी में, तो जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल के अंदर एक प्रकार का स्पिंडल फाइबर बनता है। इस तरह से स्पिंडल फाइबर बनेगा और इसी स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम्स आकर के यहाँ पे बीच में अरेंज्ड होते हैं
और सेल डिवीज़न के समय ये स्पिंडल फाइबर टूटता है, स्पिंडल फाइबर है ये, इसी के ऊपर ये क्रोमोसोम अटैच्ड है। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर बनना, क्रोमोसोम का अटैच होना, टूटना, डिवीजन होगा, ये 4 फेज में होता है, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहते हैं। जब एमाइटोसिस होगा तो उसमें ना तो प्रोफेज होगा, ना तो मेटाफेज होगा, ना तो एनाफेज होगा और ना ही टीलोफेज होगा। यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज नहीं होगा। होगा क्या? तो होगा ये कि इसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा और बीच से डायरेक्ट 2 पार्ट में टूट जाएगा इक्वली। 100% इक्वल नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस बीच से टूट जाता है और 2 पार्ट में बट जाता है। रैपिड डिवीजन है, लेकिन इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं होता। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सेल में जब सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे वहाँ बता देंगे, यहाँ बहुत लंबी चला जाएगा। तो इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? एमाइटोसिस तरीके का पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है वो साइक्लोसिस के थ्रू होता है। साइक्लोसिस का मतलब ये कह लो कि सेल के, जैसे अमीबा पड़े हो गया, तो अमीबा का मूवमेंट जो होता है, अमीबा इस तरह से होता है, कहीं से भी कलम घुमा दो अमीबा बन जाएगा, न्यूक्लियस। अब इसका साइटोप्लाज्म बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूवमेंट करता है। तो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। ये साइक्लोसिस जो होता है वो मोनेरन्स के भी सेल में होता है, यानी सेल के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? साइक्लोसिस के थ्रू होता है। ये मोनेरन्स के मेन कैरेक्टर्स हैं। याद रखना, एक चीज़ और भी है, कुछ मोनेरन्स क्या कहते हैं, मतलब एनारोबिक होते हैं, कुछ एरोबिक होते हैं। 2 तरीके के इसमें मिलेंगे, कुछ ऑब्लिगेट मिलेंगे, कुछ फैकल्टेटिव मिलेंगे। बाकी कुछ ऑक्सीजन के अभाव में रहते हैं, कुछ ऑक्सीजन के मतलब प्रेजेंस में रहते हैं वही, और कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते हैं। अब यहाँ से क्लासेस शुरू करते हैं हम लोग। एक्चुअल में आर्ची बैक्टीरिया मोनेरन्स में जो फर्स्ट क्लास है दैट इज कॉल्ड आर्ची बैक्टीरिया। देखते हैं आर्ची बैक्टीरिया का क्या क्या कैरेक्टर होता है। ये मानते हैं, अभी हमने बताया था कि आर्ची बैक्टीरिया आर मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऑन दिस अर्थ। जब अर्थ बनी थी तो सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया बने थे, तब से लेके आज तक ये चले आ रहे हैं, अभी भी हैं, इसलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसी ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। सबसे डीप ओशन में सबसे अगर बॉटम में चले जाएँ 12-13 हज़ार फीट की गहराई में, वहाँ पे भी ये मिलेंगे आर्ची बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर हाई होता है। हाई सैलिनिटी में भी बड़े आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। क्यों करते हैं आगे देखते हैं। आर्ची बैक्टीरिया का अगर सेल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखो कैसे होगा। ये आर्ची बैक्टीरिया सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है, कुछ होता नहीं है इसकी सेल में। ये इस तरह से एक सेल बनेगा, इसकी चारों तरफ से वॉल बना होता है, लेकिन ध्यान रहे वो पॉलीसेकेराइड का होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकान का नहीं होता। ये पॉलीसेकेराइड का वॉल बना होता है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकान इसमें नहीं होता। बाहर सेल वॉल होता है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ये बाहर वाला हो गया सेल वॉल और अंदर वाला जो हो गया वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। एक चीज़ ध्यान रहे, जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से अलग होता है। जो यू बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन या यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है और सिंगल लेयर्ड होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है। होती तो है सिंगल लेयर, लेकिन ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है। यानी लिपिड का अगर मॉलिक्यूल इस तरह से है तो ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है। इस तरह से इसमें ब्रांचिंग हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन इसकी। ध्यान रहे, इसके बाद अगर देखा जाए इसको तो इसके सेल में सेंट्रल जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है। अच्छा, ब्रांच्ड चेन लिपिड होने के कारण बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत हाई सैलिनिटी में ये बड़े आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। इनके ऊपर अगर टेम्परेचर का पीएच का असर नहीं होता है तो ड्यू टू ब्रांच्ड चेन लिपिड ऑफ
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है, डबल लेयर्ड होती है, सॉरी सिंगल लेयर्ड तो यूकैरियोट में होता है, इसमें डबल लेयर्ड ब्रांच्ड चेन लिपिड होती है, इसलिए हाईली रेजिस्टेंट होता है। बीच में इसका साइटोप्लाज्म, इसका जो बाकी ये पेरिफेरल रीजन है सेल का जो भी पार्ट है ये, इस पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। जनरली इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म डिस्टिंक्ट नहीं होता, जिसका कारण इसकी लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता नहीं है, इसलिए इसके लिविंग मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म उसमें बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, तो ये बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। बीच में न्यूक्लियर मटेरियल इसका काफ़ी डेंस होता है, इसी डेंस न्यूक्लियर मटेरियल में इसके डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है, यहीं पे डबल हेलिकल सर्कुलर और नेक्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इसका डीएनए है, और बीच में काफ़ी ये डेंस होता है। न्यूक्लियस होता नहीं है लेकिन देखने में न्यूक्लियस लाइक होता है, इसलिए इसके सेंट्रली पोर्शन जिसमें डीएनए होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस लाइक होता है। बाकी इसमें कुछ 70s राइबोसोम्स होते हैं, कहीं कहीं इसमें 70s राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 70s टाइप के होते हैं, सेल में पढ़ोगे तो 70s 80s होता क्या है। एस सीडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, एस फॉर सीडबर्ग, एस जो है वो सीडबर्ग है, सीडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए बोलते हैं इनको एस सीडबर्ग इसको। तो ये राइबोसोम्स, तो ये प्रोकैरियोटिक मतलब आर्चीबैक्टीरिया का सिंप्लीफाइड एक सेल है। आर्चीबैक्टीरिया इसी तरह का होता है। फिर से सुन लो, सबसे बाहर सेल वॉल होगा, पॉलीसेकेराइड का बना होगा लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकान का नहीं बना होगा, उतना हाईली रेजिस्टेंट नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट सेल वॉल के अंदर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ब्रांच्ड चेन लिपिड की बनी होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, एसिडिटी, एल्कलिनिटी, मतलब हर तरह के इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए कैपेबल होती है सेल मेम्ब्रेन इसकी। बाकी जो सेल का पार्ट होता है पेरिफेरल पार्ट या जिसमें फूड स्टोर होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस लाइक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इसी न्यूक्लियाइड के अंदर इसके डबल हेलिकल सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है। इसके डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये सिंप्लीफाइड एक सेल का स्ट्रक्चर है आर्चीबैक्टीरिया का। अब इसके टाइप्स देखते हैं, आर्चीबैक्टीरिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। इसको आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हो, कुछ है नहीं वैसे सेल में, खुद से भी बना सकते हो। आर्चीबैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, आर्चीबैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आर्चीबैक्टीरिया कौन कौन है, तो एक है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। दूसरे जो हैं वो है थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। और तीसरे जो हैं उनको बोलते हैं हम हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। ये 3 तरह के 3 कैटेगरीज हैं इनकी, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स। मिथेनोजेंस की बात करते हैं। मिथेनोजेंस इसलिए नाम है बिकॉज दे प्रोड्यूस मीथेन गैस फ्रॉम स्वैम्प एयर, CO2 ऑफ स्वैम्प एयर। या जनरली ये दलदली, जैसे जहाँ पे क्ले सॉइल हो वहाँ पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो बाद में क्या होता है कि मतलब मार्सी एरिया में चेंज हो जाती है। मार्सी एरिया में जब चेंज हो जाएगी वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। गर्मियों में वो पानी सूख जाता है, उस कंडीशन में ये CO2 को रिलीज करते हैं, मीथेन गैस रिलीज करते हैं। रात में देखता है कि वहाँ पे कोई स्पार्क निकल रहा है, वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है उस जगह पे। तो मार्सी एरिया में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे CO2 को ये मीथेन गैस में प्रोड्यूस करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट CO2 ऑफ स्वैम्पी एरिया इनटू मीथेन। मीथेन में ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। एक तो काम ये करते हैं। दूसरा,
एक तो पाए जाते हैं स्वैम्पी एरिया में या दलदली एरिया में, दूसरे ये पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी या कैटल्स जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये वहाँ पे क्या करते हैं कि कन्वर्ट सेलुलोज इनटू मीथेन, सेलुलोज को मीथेन करते हैं। तो ये बोल सकते हैं इन क्या कहेंगे उसको, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल, या इंटेस्टाइन लिख देते हैं डायरेक्ट हम, इंटेस्टाइन मेनली ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इन इंटेस्टाइन ऑफ स्मॉल में भी पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में। इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स दे कन्वर्ट, इन इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स दे कन्वर्ट सेलुलोज इनटू मीथेन। वहाँ पे क्या करते हैं ये, तो सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। वही काऊ डंग के साथ कई सारे आर्चीबैक्टीरिया बाहर आते हैं, उसी डंग को हम गोबर गैस प्लांट में जब डाल देते हैं तो वहाँ गोबर गैस प्लांट में भी यही मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। उसी मीथेन गैस का यूज हम चाहे वो क्या कहते हैं खाना बनाने में यूज कर लें, चाहे उसको हीटर के रूप में सेंक लें, या फिर उसकी पेट्रोमैक्स आती है जिसमें सिलेंडर होता है, ऊपर उसमें बर्नर लगा दिया जाता है, वो जलता है लाइट उसमें मतलब एक कपड़े का बना होता है मिंटर, उसको लगा देते हैं फिर जलता है। ये मतलब इसको एज ए हम लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं, लाइट की तरह जला भी सकते हैं, जैसे पेट्रोमैक्स जलाया जाता है इससे खाना भी बनाया जा सकता है और इससे हीटर की तरह जलाया भी, आग भी सेका जा सकता है। तो ये गोबर गैस प्लांट के कई फ़ायदे होते हैं। अगर आप अपने गोबर गैस प्लांट बैठा लेते हैं, कई घरों में सप्लाई भी दे सकते हैं, खुद के भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मेलिंग आता है, लेकिन ये है कि आप अगर इसकी बढ़िया से मतलब व्यवस्थित बना दें तो फ़ायदे हैं इसके गोबर गैस प्लांट के। तो गोबर गैस प्लांट में भी यही मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल मिथेनोकोकस बैक्टीरियम, इसके एग्जाम्पल में होंगे मिथेनोकोकस। ये पूछा गया है क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है 2018 का, कि इन 17 का है शायद, 17 का है, इन इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो हम मिथेनोजेंस याद रखिएगा। फिर से सुन लो, मिथेनोजेंस कन्वर्ट CO2 ऑफ स्वैम्पी एरिया इनटू मीथेन, वहाँ से एनर्जी लेते हैं ये। और इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ कैटल दे कन्वर्ट सेलुलोज इनटू मीथेन। तो ये दो काम करते हैं मिथेनोजेंस, इसलिए इनका नाम है मिथेनोजेंस, बिकॉज दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरे थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स होता है हीट, एसिडोफिल्स एसिडिक क्लाइमेट। एक्चुअली में ये जनरली हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं या हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग या हॉट सल्फर स्प्रिंग। ये बोल सकते हैं फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग। अब ये क्या करते हैं कि वहाँ पे SO2 को ये कन्वर्ट करते हैं किस में, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए जिस मतलब स्प्रिंग में ये पाए जाते हैं वो एक तो हाईली एसिडिक हो जाता है, pH उसका घट के 2 के आसपास आ जाता है, इतना हाईली होता है। टेम्परेचर हाई रहता है, उसका टेम्परेचर मतलब 70 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल लाइफ कैन नॉट पॉसिबल। ये 100 तक के टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसको सारा मैंने नोट्स में दे रखा है, मोनेरा का जो नोट्स मैंने दिया था, अपलोड किया था, वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने भी अपने नोट्स में लिखवाया हुआ है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये एक एक्वेटिकस थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया है। इससे एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टॉक पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो 96 डिग्री या अप्रॉक्स 100 डिग्री तक एक्टिव रहता है। बाकी कोई एंजाइम इतना हाई टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं रहता है। ये टॉक पॉलीमरेज TAQ है, ये A है, TA से होता है T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में टॉक पॉलीमरेज बोलते हैं। ये यूज किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, DNA की एम्प्लीफिकेशन के लिए। यानी कि DNA मॉलिक्यूल है, इस DNA को लेकर के हम पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हो गया कि इस DNA की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, उसको DNA एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। DNA एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करते हैं DNA को, यानी कि एक DNA की कॉपी से मिलियन ऑफ कॉपी तैयार करते हैं।
होता क्या है कि फोरेंसिक साइंस, कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, कहीं मान लो मर्डर हुआ है या कोई क्राइम हुआ है, वहाँ से हमें डीएनए के सैंपल मिले, वो एक सैंपल कोई चुरा ले या डिस्ट्रॉय हो जाए, इससे पहले हम उस डीएनए की कई कॉपी बना देते हैं। वो प्रोसेस जिससे एक सिंगल डीएनए से उसकी मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है, उस फिनोमिनन को डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। अनदर लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर बोलते हैं। तो इस पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पुलिस वाला नहीं पीसीआर, इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है टॉक पॉलीमरेज, बिकॉज दिस एंजाइम बिकम एक्टिव एट वेरी हाई टेम्परेचर, और इसका यूज करते हैं फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये याद रखिएगा, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला जाता है। थर्ड है हैलोफिल्स। हैलोफिल्स की खासियत ये होती है कि ये हाईली सेलाइन, हाईली फाउंड इन हाईली सेलाइन हैबिटेट, हाईली सेलाइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो चारों तरफ से पर्पल सल्फर मेम्ब्रेन से घिरी होती है, सल्फर मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसके कारण जब इनके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये डायरेक्ट उससे एटीपी बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं या फूड नहीं बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट एटीपी बनाते हैं, उस एटीपी से अपना एनर्जी लेते हैं ये। तो ये 3 कैटेगरी है, याद रखना, मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल, हैलोफिल्स। मेथेनोजेंस 2 जगह होते हैं, स्वैम्पी एरिया में और कैटल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं जहाँ का पीएच बहुत लो होता है या एसिडिक वाटर होती है, और हैलोफिल्स सेलाइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि एसिडिक में होते हैं, और ये सेलाइन यानी कि बेसिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये 3 इनके टाइप्स थे आर्चीबैक्टीरिया के। नोट्स दे रखे हैं, उससे पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। इससे ज़्यादा आर्चीबैक्टीरिया मत पढ़ना, सेल स्ट्रक्चर याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में यूबैक्टीरिया को अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू।